मेरे ख्याल से शुरू यहाँ से करना चाहिए कि सरकार को लगता है कि अगर कुछ कहीं कोई गड़बड़ कर रहा है या नियम उसने पालन नहीं किए हैं या कुछ तोड़ा है, तो उसके लिए उसको कार्रवाई करने का उसको अधिकार है और उसको वो करना चाहिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर एक एक कॉरपोरेशन है या कोई कंपनी, हालांकि बीबीसी एक 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 टिपिकल मुनाफा कमाने वाली कंपनी या एक संस्थान उस तरह से नहीं है, तो उसने आप उसके दफ्तर में जाके अगर आप वहाँ के जर्नलिस्टों के मोबाइल ले लेते हैं, उनके कंप्यूटर बंद करा देते हैं, उनका ऑफिस सील कर देते हैं, तो ये जाहिर तौर पे एक सामान्य सर्वेक्षण तो बिल्कुल भी नहीं, जिसको सरकार आजकल शायद छापे को सर्वे कह के जो है उसको एक तरह से मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो वो तो नहीं है वो, और वो लगता है कि एक तरह की छटपटाहट, तिलमिलाहट से निकली हुई एक कार्रवाई है जो कि सरकार बीबीसी को साथ कर रही है। दूसरी बात यह है कि बीबीसी में भी जो बीबीसी एक 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 बहुत बड़ा संस्थान है, जिसमें जैसे जो डॉक्यूमेंट्री जो बनी थी वो खासतौर पे ब्रिटिश ऑडियंस के लिए बनी थी, वो भारत के लिए थी भी नहीं और ना ही वो भारत में उसको प्रसारित कर रहे थे। अगर ये तिल मिलाते छटपटाते नहीं तो शायद यहाँ इंडिया में भारत में किसी को पता भी नहीं चलता, और लोगों ने फिर उसको चुरा चुरा के देखा, हम सब ने उसको, और उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जो कि हमको मोटे तौर पे पता नहीं थी, और वो सब कुछ पहले देखा समझा सुना जा चुका था, और उसमें मुझे पता नहीं किस बात को लेकर वो इतना बुरा माना गया या लेकर इसको लेकर परेशान क्यों हो गए। उसमें ऐसा कोई उसमें रहस्योद्घाटन भी नहीं था, सिवाय छोटे मोटे जो ब्रिटिश उसमें था कि हमने कोई जांच करवाई थी और हमें ये लगा था कि नरेंद्र मोदी इसमें शामिल थे, या उसमें कहीं उन्होंने कोताही बरती अपनी जिम्मेदारी निभाने में। तो डॉक्यूमेंट्री तो ये थी जो कि डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए थी, ब्रिटिश डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, और ये जो जिसपे छापा मारा जा रहा है और जिन लोगों पे कार्रवाई की जा रही है वो बीबीसी के भाषा में काम करने वाले लोग हैं, जो बीबीसी के जो यहाँ अंग्रेजी में जो टीम है, और डोमेस्टिक, तो उसमें वो सबको एक ही उसमें शामिल कर दे रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से गलत है। दूसरा है कि अगर छापा मारना है और कुछ कार्रवाई करनी तो उसके लिए बाकायदा बड़े कॉरपोरेशन में डेजिग्नेटेड लोग होते हैं, चाहे वो फाइनेंस के लोग हैं या, तो उनके साथ आप कर सकते थे। पूरे दफ्तर में आके इस तरह से करना तो ये लगभग एक तरह का जो है वो ये वैसा ही है जैसे कि एक तरह का कैओस क्रिएट करना, एक तरह का आतंक क्रिएट करना। और तीसरी बात ये है कि ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है जो कि हम सब देख रहे हैं, जो कि एक वैकल्पिक, जो लोग भी पत्रकारिता को मीडिया इंडस्ट्री या इस हीट और नॉइज से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ सरकार लगातार इस तरह का बर्ताव कर रही है। वो चाहे लॉन्ड्री वाले लोग हों या वायर वाले लोग हैं या बाकी और भी कई सारे मीडिया संस्थान हैं। दैनिक भास्कर पे भी ये इस तरह की कार्रवाई हुई, और तो वो हम लगातार देख रहे हैं कि सरकार का एक तरह का रिस्पॉन्स है, और वो इनटॉलरेंस का रिस्पॉन्स है। वो एक रिस्पॉन्स है जहां पे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज का रिस्पॉन्स नहीं है, वो एक वैसा रिस्पॉन्स है जहां पे एक तरह की तानाशाही जैसा माहौल दिखता है। और उसका नतीजा हम देख पाते हैं कि प्रेस फ्रीडम में और बाकी जगह भारत की जो इज्जत और रेटिंग दोनों जो है वो गर्त में जा रही हैं। और दूसरी तरफ फिर हम एक फंक्शनल डेमोक्रेसी और प्रेस फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात भी कर रहे होते हैं। तो हमारे साथ अब हम इन बहुत सारे अंतर्विरोधों के बीच में हर नया दिन निकालते हैं, और जिसमें एक नए तरह का एक शगुफा छूटता है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत अधिक सीरियस प्ले आउट होने वाला है, क्योंकि सोच समझ के किया हुआ मुझे लगता नहीं है। ये एक तरह का नी जर्क रिएक्शन सरकार का, जैसे कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का जो पहला हिस्सा था, सरकार ने अपनी इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसको बैन किया, और दूसरी डॉक्यूमेंट्री के बारे में वो बैन करना भूल गए। उसके बारे में उन्होंने कोई कुछ कहा ही नहीं। हालांकि अगर 2002 के बारे में सबको पता था, और शायद मतलब जो लोग उस समय थे, मतलब हम सब लोग उस समय थे, पर 2014 के बाद का जो मोदी काल है वो उसमें शायद जो ज्यादा डैमेजिंग होना चाहिए था मेरे ख्याल से, उसको लेकर ज्यादा छटपटा होनी चाहिए। पर तब तक शायद वो समझ चुके थे कि
इस तरह की कार्रवाई करने का, दमन की कार्रवाई करने का कोई बहुत अधिक उनको नतीजा या नहीं मिलने वाला। जी। सामने आने वाला है इसके बाद, अगर गौरव भाटिया की बात को कोई करेंसी देगा तो वो आगे वाले जब भी कुछ सांप्रदायिक तनाव और चीजें होंगी तो वो अफवाहें किसके नाम से फैलाएंगे? क्योंकि मैंने ये देखा है खुद कि वो सारी अफवाहों के पीछे जो स्रोत बताते हैं वो बीबीसी कहते हैं कि बीबीसी में आ गया है, ये तो सच है इसलिए, जबकि ऐसा बीबीसी बिल्कुल कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने वहां काम भी किया। उतना अधिक पारदर्शी और एक जवाबदेह कोई संस्थान, मतलब मैंने जितनी भी जगहों पे नौकरी की है उनमें से मैंने कहीं इतना अधिक डिलीजेंट एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखा। इस डॉक्यूमेंट्री की वजह से, वो डॉक्यूमेंट्री एक ब्लिप है मेरे ख्याल से, अब क्योंकि अब ये एक तरह से जो सारा जो बोलते हैं ना कैन ऑफ वर्म्स अब खुल रहा है ये, तो अभी जब G20 के लीडर्स जब आएंगे और जब मोदी से, तो मैं सोचता हूँ कि वो नेता किस तरह से मिलेंगे, क्या वो अपनी हंसी को दबाएंगे या वो साइडलाइन में कुछ बात करेंगे उनसे, तो वो उन बातचीत में वो किसके बारे में बात करेंगे? वो हिंडनबर्ग के बारे में बात करें, या वो उस बीबीसी के बारे में बात करें, या वो भारत के ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करें, या वो लगातार जिन 60 ड्राफ्ट में भारत लगातार मोदी जी के कार्यकाल में लुढ़कता रहा है उनके बारे में बात करके बोले कि हाँ हाँ विश्व गुरु तो आप ही हमारे लीडर हैं, आप ही दुनिया को बताएंगे कि दुनिया को कैसे चलना चाहिए। तो ये जो पूरा जो एक अंतर्विरोध है वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए है, जो इनको 38% जो लोग मिला के 35-38% जहां तक रहता है वो उनको वोट देता है, और एक मानसिकता का शिकार है और उससे शायद बीमार भी है। वो उसी इको चैम्बर में बार बार घूम के सोचता है कि वो, और उसमें हम सब एक तरह से शामिल माने, क्योंकि वो मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो इस तरह का है, कॉर्पोरेट्स इस तरह के हैं, और सब लोग एक है जो, अब सारे मंत्री, मतलब बीजेपी में गजब की बात है कि इतना कुछ हो रहा है और कोई एक भी असहमति की आवाज नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक दल में एक आदमी अपनी ईमान की आवाज सुनकर एक वाक्य बोलने को तैयार नहीं है। एक व्यक्ति को खुश या नाखुश करने का खतरा नहीं उठा सकते, और खुश रखे रहने के लिए कुछ भी बोले चले जाते हैं। गौरव भाटिया ने अगर मोदी जी की खुद अब बात सुनी होती जो उन्होंने कभी बीबीसी के बारे में कही थी, तो अगर उसके बाद भी वैसा कह रहा तो उनको शायद पार्टी में रखा भी नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। और अगर उनको अब जो है, और वो बात कह रहे हैं, तो इसके बहुत सारी मजबूरियां होंगी, कुछ उनकी भी हो, कुछ पार्टी की भी हो, कुछ पार्टी के जो सर्वा है उनकी भी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मुझे लगता है कि हम पर, हमारे देश पर, हमारे देश के लोकतंत्र पे, हमारे देश के फ्री प्रेस पर, सब पर और मानवाधिकारों पर बुरी तरह से कालिख रही है और रही है, और हमारे से इस बात से अब कोई फर्क होता दिखाई नहीं पड़ता है। मेरे ख्याल से जब मोदी जी का भाषण भी था उस दिन, तो अब जो मर्म है उनके कहने का कि उखाड़ लो जो उखाड़ना है, हम तो ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे, और अब आप सबको ऐसे ही रहना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं कि अधिकार नहीं है, अब सिर्फ कर्तव्य हैं, और अगले 40 साल तक तपस्या करनी पड़ेगी, तो वो बात कहां से आ रही है, वो क्या कह रही है बात? तो हम सबको जो अपने अपने छोटे छोटे जो हमारी आजादियां हैं, जो कि बहुत मुश्किल से मिली है, वो लोकतंत्र में है, सारे अधिकारों माइनॉरिटीज को लेकर है, जो भी लोग हाशिए पर हैं, कतार के आखिरी हैं, उन सब पर एक तरह का ये वो है कि तुम सब वेट करोगे और अब हम बताएंगे कि देश को ऐसे चलना, जो कि वो, और मुझे इतने सारे लोगों का प्यार मिला हुआ है, तो वो प्यार इसलिए मिला है उनके हिसाब से, क्योंकि जिन 60 ग्राफ पे भारत लुढ़क रहा है, इसलिए वो उनको प्यार कर रहे हैं। ये सबसे गजब की बात यह है कि हर ग्राफ पे भारत लुढ़क रहा है, पर मोदी जी का ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है। और ये एक गजब का जादू जो है मोदी जी का है, जो जिसके कारण उनको ऐसा लगता है कि ये वो जो भी करेंगे, मतलब बीबीसी कुछ नहीं है, मतलब ये कुछ नहीं है, मानवाधिकार वो कहीं कहीं कुछ नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, और उनको देश और पलट के प्यार करेगा। बीजेपी के लोग बिच के उनके आगे पिछले चले जाएंगे, आरएसएस के लोग उनको बिल्कुल अपना हृदय सम्राट बनाए रखेंगे, और देश जो है, देश का ये स्वर्ण काल होगा उनके हिसाब से।
जहां पे सच कैजुअलिटी है, अधिकार कैजुअलिटी है, मानवाधिकार कैजुअलिटी है, अल्पसंख्यक कैजुअलिटी है, गरीब बच्चे, गरीबी मनरेगा के मजदूर कैजुअलिटी है। मतलब आप कितनी लंबी लिस्ट बनाएंगे? और इन सब के बीच भारत जो है अपने, ये भारत का हमारा स्वर्ण काल है, जो इस समय का जो जो हमने हाल में हम देख रहे हैं।